राहुल नाम का मेरा एक दोस्त है। बचपन से दोस्त होने के नाते हम दोनों अपने सारे दुख सुख एक दूसरे से साझा करते रहते थे। राहुल शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम अंजलि है और उन दोनों ने लव मैरिज की और वो दोनों अपने जीवन खुशी से गुजार रहे थे। पति पत्नी में थोड़ी सी नोक झोंक तो मामूली सी बात है। वैसे ही अंजलि और राहुल के साथ ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उनके बीच में एक गलतफहमी के कारण वो 15 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करे। उसके बाद राहुल अंजलि से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंजलि से सही जवाब नहीं आता था। इस बात से राहुल बहुत उदास हो गया था। राहुल जब भी कोई बात छेड़ता था तो अंजलि कभी बात करती थी तो कभी उसे नजरअंदाज कर देती थी। पत्नी के ऐसे व्यवहार से राहुल सोचने लगा कि अंजलि को शायद कम सुनने की बीमारी हो गई है, उसके सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है या वो बहरी हो गई है। ऐसे अनेक विचार राहुल को परेशान करने लगे। तुरंत ही उसने मुझे सारी बात बताई और मैंने उसे अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने राहुल को एक प्रयोग करने की सलाह दी। जब तुम दोनों घर में रहते हो 30 फीट की दूरी से बात करो। अगर अंजलि तुम्हारी बात का उत्तर देती है तो इसका मतलब उसे ठीक से सुनाई दे रहा है और आपके बीच में बस कोई गलतफहमी है। उस मामले को आप आपस में सुलझा लो। लेकिन अगर वो उत्तर नहीं देती तो 10 फीट और कम करो और 20 फीट की दूरी से फिर से वही प्रश्न करो। अगर फिर भी कोई उत्तर ना आए तो फिर से 10 फीट कम करो और यही तकनीक दोहराओ। अगर उससे प्रश्न का सही जवाब फिर भी नहीं मिलता तो उसके पास जाकर उसके कान में उसको फिर से वही प्रश्न करो। तब हमें पता चलेगा कि उसे कितनी दूरी से सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर की सलाह पर राहुल जब अंजलि रसोई में अपने काम कर रही थी, हाल में खड़े होकर उसने पूछा, क्या खाना बना रही हो अंजलि? राहुल तुरंत 10 फीट कम करके फिर से अंजलि से वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? इस बार भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल ने फिर से 10 फीट कम करके वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? और इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल अंजलि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कान में फिर से वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? तभी अंजलि घूमकर जोर से चिल्लाकर कही, कितनी बार बोल चुकी हूँ छोले भटूरे बना रही हूँ। ये मिलाकर मैंने 5 बार जवाब दिया है। तुम क्या बहरे हो गए हो? राहुल को तभी एहसास हो गया कि बहरा तो वो खुद है, अंजलि नहीं। दोस्तों, ऐसे ही हम खुद से होने वाली गलतियों को दूसरे पर लगा देते हैं और उन पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले खुद की गलतियां सुधारनी होंगी। चमनलाल शू वाला कासरगोड सरकारी पाठशाला में कुमार नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था। उसके पिताजी चमनलाल उस गांव के एक रास्ते में मोची का काम करते थे। पारंपरिक इस छोटे से मोची के दुकान से उनका गुजारा चलता था। टूटे हुए चप्पल को ठीक करना, गोंद लगाना, शूज के बक्कल्स लगाना, पॉलिश करना, यह चमनलाल का रोज का काम था और उसे बहुत निष्ठा और श्रद्धा से निभाता था। खुद को चाहे जितना भी मुश्किल हो, चमनलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और उसके खाने पीने के लिए पैसा जमा कर लेता था। छुट्टियां खत्म करके कुमार फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी छुट्टी के बाद आज स्कूल का पहला दिन है। ये सुन के चमनलाल बोलता है, ठीक है बेटा, तेरा भला हो। बेटे को स्कूल जाते देख चमनलाल मन ही मन खुश होता है। चमनलाल अपने काम के लिए निकलते हुए अपनी पत्नी को आवाज देता है, लीला, लीला। ये सुन के पत्नी बोलती है, रसोई घर से खाने का डिब्बा लाते हुए। जी आई। डब्बा लेकर चमनलाल बोलता है, सरकार की तरफ से डीसी साहब ने रास्ते पर व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त वार्निंग दिया है। इसी कारण जल्दी ही एक अच्छी जगह देखकर एक मोची की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। ये सुन के पत्नी बोलती है, अब हमारे पास उतना पैसा किधर है जी? ये सुनकर चमनलाल बोलता है, देखते हैं, मेरा भरोसा उस ऊपर वाले पे है।
वही कुछ रास्ता दिखाएगा। इस बीच उधर स्कूल में कुमार और एक और लड़के को पीटी मास्टर सामने खड़ा किए रहते हैं। स्कूल के पहले ही दिन कुमार और नवीन को पीटी मास्टर गोविंद पकड़कर, देखो आज स्कूल का पहला दिन करके आपको छोड़ रहा हूँ। कल से तुम्हें नए यूनिफॉर्म्स, शूज और बैग के साथ आना होगा, वरना तुम लोगों को इस ग्राउंड के 50 राउंड्स काटने पड़ेंगे। ये कहकर पीटी मास्टर उधर से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल के टाइम होने पर अपने बेटे कुमार को सोते देख, बेटा क्या हुआ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारी आज छुट्टी है? तो बेटा कुमार बोलता है, नहीं पिताजी, मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो चमनलाल पूछता है, क्यों बेटा, क्यों स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ बुरा भला कहा क्या? तो कुमार बोलता है, पिताजी कल स्कूल के पीटी मास्टर गोविंद सर ने कहा कि अगर कल से नई यूनिफॉर्म और शूज के बिना स्कूल आए तो मुझे स्कूल ग्राउंड के 50 राउंड लगाना पड़ेगा। ये सुन के चमनलाल चिंतित होकर घर के बाहर आकर सोचता रहता है। तभी पत्नी आकर बोलती है, जी आपके दिए हुए पैसे से तो बस यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन शूज। ये सुनकर चमनलाल, यूनिफॉर्म का रास्ता देने वाला भगवान शूज का भी कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। मोची वाले के बच्चे के पास ही शूज नहीं है, भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। ये कहते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ता है। चमनलाल अपनी दुकान खोलकर अपने बेटे की चिंता में बैठा था। तो तभी उधर एक स्कूल का लड़का एक पुरानी शू हाथ में पकड़कर, अंकल मेरे पापा ने मुझे एक नया शूज खरीद कर दिया है, इसीलिए ये पुरानी शूज आपको देने आया हूँ, शायद ये किसी और के काम आ सके। ये कहकर वो लड़का उधर से चला जाता है। ये देखकर चमनलाल अपना परिश्रम और तकनीक से उसे एक नए शूज जैसा बनाता है और तुरंत उसे ले जाकर अपने बेटे को पहनाते हुए बोलता है, बेटा कुमार, देखो पिताजी तुम्हारे लिए शहर से एक नए शूज लेकर आए हैं, ये पहनकर तुम स्कूल जाओ। कुमार नए शूज पहनकर खुशी खुशी स्कूल निकल गया। तब पत्नी चमनलाल के पास आकर कहती है, क्यों जी, आपने अपने बेटे से झूठ क्यों कहा? तो चमनलाल ने कहा, अरे पगली, देखो कुमार कितना खुश है, हमारी मुश्किलों की खबर उसे ना हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। उधर स्कूल में पीटी मास्टर गोविंद कुमार के नए शूज चेक करते हुए बोलते हैं, ये कौन से शू पहन कर आए हो? तुम तो कोई और शू पहन कर आए हो। जिस दुकान से मैंने बोला था उस दुकान की नहीं है ये शूज। ये कहकर उसे स्कूल ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं। हर रोज ऐसे स्कूल से पहले कुमार ग्राउंड की 10 चक्कर लगा के फिर क्लासरूम जाता था। अपने पिताजी की परिस्थिति समझकर कुमार हर रोज ये पनिशमेंट किसी को बताए बिना अकेले ही सहता था। पीटी मास्टर एक दिन उस शूज दुकान के व्यापारी से अपना कमीशन लेने के लिए जाता है। अरे चंदू जी, इस बार मैंने करीब 50 शूज का मुनाफा करवाया है। एक शूज का दाम 59 रुपए के हिसाब से 50 शूज के लिए मुझे 25,000 रुपए मिलने चाहिए। ये सुनकर दुकान वाला गोविंद के पूरे पैसे उसको देता है। गोविंद पैसे लेकर वहां से चल पड़ता है। कुछ महीनों बाद स्कूल के सभी बच्चों के शूज फटने लगते हैं। तब स्कूल के हेडमास्टर चंदू को बुलाकर कहते हैं, अरे ये कैसे जूते दिए हैं सबको, बहुत ही पुअर क्वालिटी शूज हैं तुम्हारा, आज से तुम्हारा शूज हमें नहीं चाहिए। ये कहकर चंदू और गोविंद दोनों को स्कूल से दफा करते हैं और तभी उनको नए शूज पहने कुमार दूर से आते दिखाई देता है। कुमार रुको, तुम्हारे शूज क्यों फटे नहीं हैं? बाकी सबके शूज फट गए हैं। तो कुमार बोलता है, सर ये मेरे पापा ने खास मेरे लिए बनाए हैं। वो एक मोची हैं और उनका काम वो बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये सुनकर हेडमास्टर कुमार को, कुमार तुम अपने पिताजी को कल स्कूल लेके आना। ये कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन कुमार अपने पापा के साथ स्कूल आता है तो हेडमास्टर बोलते हैं, चमनलाल, मैंने तुम्हारी सिलाई हुई शूज देखी है और उसका क्वालिटी भी अच्छा है। इस तरह तुम्हें हमारे सारे बच्चों के शूज बनाने हैं, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। कहकर उसको 1 लाख रुपए देते हैं। उस दिन से रास्ते का चमनलाल बूट वाला बनता है और जिस भगवान को वो मानता था वो भगवान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चमनलाल का परिश्रम और उसकी शिद्दत ही उसे आगे ले आई है। उस दिन से कुमार अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर अपनों की तकलीफ को समझकर जीना सीखें तो हमें एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है।